आ गए। आज नेट कुछ गड़बड़ हो रहा है, जा रहा है। बरसात है इसलिए तो बार बार नेट भी भाग रहा है। हाँ, इस बरसात में उनकी बाढ़ की कहानी, करकट कहानी बहुत महत्व रखता है। सिद्धेश्वर जी, आप आगे की कार्रवाई कीजिए। अब देखिए, हमें आज सबसे पहले जुड़ने वाले में बंद है आपका अभी, आपकी आवाज नहीं आ रही सिद्धेश्वर हाँ, जी। सबसे पहले जुड़ने वाले में आज अयोध्या उपाध्याय जी हैं। हम इसका दूसरे सत्र में उनको हम आमंत्रित करें। इसके पहले इस कहानी पर हमने जो डायरी लिखा था वो अभी हमें अभी तुरंत मिल गई है, तो मैं उसे संक्षिप्त में पढ़ूंगा और उसके बाद हम अयोध्या जी तैयार रहेंगे। अयोध्या उपाध्याय जी आज पहली बार इस मंच से जुड़े हैं और योगराज प्रभाकर जी भी अभी मंच पर आ गए अचानक। उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे मंच पर हमेशा वो जुड़ जाते हैं, यह उनका प्रेम है। योगराज प्रभाकर जी का भी हार्दिक स्वागत है। तो अभी चित्तरंजन भारती की कहानी पर सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर पुष्पा जमुआर अपने विचार प्रकट कर रही थी। मैं उनकी कहानी बारे में संक्षिप्त बात कहूँगा और उसके बाद क्या नाम अयोध्या उपाध्याय जी अपनी कहानी का पाठ करेंगे। दोस्तों, कथा साहित्य के उदीयमान हैं चित्तरंजन भारती। स्त्री विमर्श की कहानी, जनवादी कहानी, प्रगतिशील कहानी, दलित कहानी जैसे तमाम उद्बोधन से शोर मचाने वाले कथाकारों से अलग थलग कहानी और सिर्फ कहानी, यही आम जन की कहानी लिखने और एकाग्र भाव से चलने वाले कथाकार में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम है चित्तरंजन भारती, जिन्होंने कहानियों को पढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि कथा साहित्य के उदीयमान नक्षत्र हैं कथाकार चित्तरंजन भारती। और उन्होंने जो कहानी अभी पढ़ा है वे बाढ़ग्रस्त ग्रामीण जीवन की यथार्थपूर्ण और मानवीय झलक प्रस्तुत करता है। लेखक के दृश्य चित्रण में जीवंतता लाई है। नदी का उफान, घरों में अफरा तफरी, नाव में सामान लादने की जल्दी, सब कुछ पाठक को उसी माहौल में खींच लेता है। मुख्य आकर्षण यह है कि संकट की घड़ी में भी पात्रों के स्वभाव और रिश्ते उभर कर सामने आते हैं। ताप्ती का व्यवहारिक साहस, लक्ष्मण का जिम्मेदारी, बच्चों की मासूमियत और बच्चों का कड़कट छप्पर को लेकर अडिग रहना, जो गरीबी में मेहनत से जुटाई गई संपत्ति का प्रतीक बन जाता है। संवाद सरल, स्वाभाविक और स्थानीय बोली के रंग लिए हुए है, जिससे पात्रों की असलियत और भी स्पष्ट हो जाती है। कड़कट के बहाने लेखक ने गांव के आम आदमी की प्राथमिकताओं और संघर्षों को बखूबी दिखाया है। जान बचाने की चिंता के साथ साथ जीवन निर्वाह की चीज़ों को बचाने की मजबूरी भी उतनी ही अहम है। समीक्षात्मक दृष्टि से यह अंश सामाजिक, आर्थिक, यथार्थ और मानवीय मनोविज्ञान का संतुलन मिश्रण है, जिसमें बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय जिजीविका और संसाधनों की कद्र को भी उजागर करती है। यह कथा का हिस्सा आगे किसी गहरे मोड़ या मानवीय त्रासदी की ओर बढ़ने का संकेत देता है। और करवट के बहाने कहानी में बाढ़ की विविधता किस तरह चित्रण हुआ, ये तो आप लोगों ने कहानी में देखा और उसे सराहा। निश्चित तौर पर चित्तरंजन भारती हिंदी साहित्य के बहुयामी रचनाकार है, जिन्होंने कहानी, कविता, लेख, हास्य, व्यंग्य, समीक्षा, आलोचना और उपन्यास साहित्य के लगभग सभी विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। 1961 में जन्मे हुए और रोहतास बिहार में जन्मे भारती जी की शिक्षा यात्रा दालमिया नगर से प्रारंभ हुई थी। उनकी रचनाएं देश भर के लगभग 1000 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। अनेक कहानियाँ, लघु कथाएँ राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल भी हुई है और उनसे भी अच्छा विशेष उल्लेखनीय उनका एक साहित्य सृजन के लिए उन्हें साहित्य श्री, आचार्य श्री और श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकार के सम्मान मिल चुके हैं। उनके कहानी संग्रह किस मोड़ तक, अब और नहीं, पूर्वोत्तर का दर्द और चयनित कहानियों से लेकर उपन्यास, नई यात्रा और लघु कथा संग्रह आम आदमी के लिए उनकी कृतियाँ सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना का सशक्त दस्तावेज है। आसाम में लंबी सेवानिवृत्ति के बाद आज वे पटना में रहकर स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं। चित्तरंजन भारती का साहित्यिक यह जो छवि है वह आगे भी बरकरार रहे, इसकी मैं हार्दिक कामना और शुभकामना करता हूँ। प्रलयंकारी बाढ़ के बीच लक्ष्मण का परिवार जान बचाने और मेहनत से जुटाए करकट की बचाने के लिए उलझा है और जहाँ डर, उम्मीद और जिज्ञासा एक साथ बढ़ रहे हैं, इसका चित्रण उन्होंने इस कहानी में लाकर इस कहानी को उन्होंने जीवंत बना दिया है। तो मेरी ये छोटी सी डायरी के बाद
अब हम सीधे सीधे दूसरे सत्र पे पहुंचते हैं और सबसे पहले जुड़ने वाले अयोध्या उपाध्याय जी को आमंत्रित करते हैं। वे यह बतलाने कष्ट करें कि कहाँ से वे जुड़े हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके बाद वे अपनी कहानी के शीर्षक बतलाते हुए अपनी कहानी का पाठ करेंगे। अयोध्या जी। और अगर चित्तरंजन भारती बीच में नहीं आ पाते हैं तो संक्षिप्त टिप्पणी हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पुष्पा जमुआर जी बीच में त्वरित समीक्षा जो भी दे सकती हो, यदि चाहे तो दे सकती हैं। और हमारी प्रभारी अनीता जी भी जुड़ी हुई हैं। दोनों में से जो भी चाहें, जो इच्छुक हों, देंगे। योगराज प्रभाकर जी तो स्वतंत्र हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो मैं अब सीधे, चूँकि कहानी का समय है और 5 से अधिक कथाकारों को शामिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम बहुत स्वागत है। तो 5-6 कहानीकारों को ही हम शामिल कर पाएंगे। शेष कहानीकार अगली प्रस्तुति में आएंगे। लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि नहीं, जो कहानी नहीं पढ़ेंगे तो सुनेंगे नहीं। सुनना भी एक तरह से साहित्य यात्रा का एक अंग होता है और आप आगे और बेहतर लिख सकते हैं, उसका अंश होता है। मैं आमंत्रित करता हूँ सीधे सीधे अयोध्या उपाध्याय जी को। आवाज कट रही है। हाँ, आप बोलिए। बोलिए अयोध्या जी। हाँ, सबके नेट का क्या हो गया है पता नहीं चल रहा है। इनका नेट खराब है, मुझे लग रहा है नेट में प्रॉब्लम है इनकी। नेट में प्रॉब्लम है जी। हाँ अयोध्या जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं अगले रचनाकार की ओर बढ़ूँ जिनका नेट ठीक हो। तो क्यों ना मैं सीधे पुष्पा जमुआर की ओर बढ़ूँ। जब उनका नेट आएगा तो फिर उनकी कहानी सुनेंगे। डॉक्टर पुष्पा जमुआर से निवेदन है कि आप अपनी एक कहानी पढ़ें और उस पर संक्षिप्त अपने विचार देंगी अनीता मिश्रा सिद्धि जी। स्वागत है पुष्पा दी। माइक बंद है इनका, माइक इनको बोलिए माइक खोले। माइक खोलिए पुष्पा जी। नमस्कार सभी को। मेरी कहानी है टूटा हुआ दरवाजा। एक पाती श्याम सुंदर जी के नाम का है। दशाई बढ़ाई मिस्त्री चौधरी श्याम सुंदर के घर के दरवाजे पर से आवाज लगाते हुए बोला, अरे आओ आओ दशाई भाई, किसकी पाती लाए हो? फिर थोड़ा रुक कर चौधरी श्याम सुंदर जी बड़े ही दुखी मन से बोले, मुझे कौन पाती भेजेगा भाई? गरीब को देखकर लोग परे हटकर चलते हैं, कहीं कुछ मांग न ले। इतना सुनते ही दशाई बढ़ाई मिस्त्री बहुत अपना भाव से कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है श्याम भाई, मैं कल ही शहर से आया हूँ। वहाँ शहर में मुझे चंदा बिटिया मिली थी, उसी की पाती लाया हूँ। क्या चंदा बहन? हाँ, चंदा बहन का नाम सुनते ही श्याम सुंदर आश्चर्यचकित होकर दशाई बढ़ई को एकटक देखने लगा, मानो बढ़ई मिस्त्री ने कोई अनहोनी बात सुना दी हो। किंतु बढ़ई मिस्त्री अपने ही रौ में चंदा बिटिया के बारे में जानकारी देते हुए कहता रहा कि बड़े ठाठ है चंदा बिटिया का, ससुराल बहुत सुखी संपन्न है। फिर वह आगे बोला, मैं जब तक चंदा बिटिया के घर का दरवाजा ठीक करता रहा, वह सिर्फ तुम सबके ही बारे में पूछती रही और रोती रही। चंदा के आंसू भी कागज पर अपना निशान डाल दिया है। कागज की मुड़ी हुई पाती को दिखाकर उसने कहा। तत्पश्चात बढ़ई मिस्त्री से चंदा बहन की बातें सुनकर श्याम सुंदर की आंखें खुशी से भर आई। अतः वह धोती के कोर से अपनी आंखों को पोंछा और फिर बढ़ई मिस्त्री को चौकी पर बैठने का इशारा करते हुए अपने पत्नी सुदमिया से कहा, सुनो जी, गुड़ पानी लाकर दशाई का मुंह तो मीठा कराओ, चंदा बहन की पाती लाया है। पत्नी अभी लाई। तब तक श्याम सुंदर बढ़ई मिस्त्री से चंदा की पाती लेकर बड़े ही प्यार से अपने आंखों से लगाया और फिर कांपते होठों से पढ़ने लगता है। इधर श्याम सुंदर की पत्नी को न आता देख दशाई बढ़ई मिस्त्री चुपचाप वहां से चला जाता है। श्याम सुंदर जोर से चंदा की पाती पढ़ने लगता है। बड़े भाई जी प्रणाम। इतना ही पढ़ा था कि उसी वक्त उसकी पत्नी सुदमिया वहां आकर जमीन पर बैठ गई और उल्लाहने के लहजे में जोर जोर से हाथ नचाकर बोलने लगती है, इतने सालों के बाद भाई भतीजा का याद आया तो एक पाती भैया को भेज दी।
आकर देखा नहीं गया कि हम सब कितने खुशहाल हैं। शायद सोचा होगा कि भाई कहीं रुपया पैसा न मांग ले, हम गरीब हैं, भिखमंगे हैं। नहीं, जो कुछ बाप दादा की थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी सब बेच बाच कर ननद चंदा जी के लिए इंजीनियर दामाद लाने में चला गया। हाँ, अब कौन है हम? गरीब भाई के घर आकर चंदा अपनी शान शौकत में दाग थोड़ी ही लगाएगी। और अब इतने सालों के बाद हम सब याद आए तो बाप समान भाई को एक पाती भेज कर यह जता दिया कि हम सब के लिए कितना चिंता। वह बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से तैल फैल होकर बोलती जा रही थी। तभी पत्नी सुदमिया के गुस्से को रोकते हुए श्याम सुंदर बोला, अरे भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। चंदा की अपनी मजबूरी रही होगी, नहीं तो क्या वो इस तरह से हमसे कटी रहती? आखिर हम सब भी तो अपने गरीबी के कारण चंदा के ससुराल जाने में संकोच करते रहे हैं, फिर सिर्फ चंदा बहन को ही क्यों दोष दें? और श्याम सुंदर अपने बीते ख्यालों में खोते हुए बोला, चंदा को मेरे गोद में देकर मरने से पहले माँ ने कहा था, श्याम सुंदर समझना कि चंदा तुम्हारी बहन नहीं बेटी है, और मैं भी उसे बहन से अधिक बेटा ही मानकर लालन पालन किए और हर सुख सामर्थ्य के अनुसार दिए। तुम भी बेटा शिव मंगल और ननद चंदा में कोई अंतर नहीं की थी। इतना कहते कहते श्याम सुंदर की आवाजें भर्रा गई। इस बीच बेटा शिव मंगल स्कूल से आकर आ गया था। पिता को इस तरह देख कर वह पूछा, माँ पिताजी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, चंदा बुआ की पाती आई। और सुदमिया फपक कर रो पड़ी। भाभी माँ जो ठहरी कन्यादान की तो गुस्सा और प्यार लाजमी है। कुछ देर के बाद जब बेटा शिव मंगल देखा कि बाबूजी का मन स्थिर हुआ, तब वह बोला, बाबूजी मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भराने लगा। मुझसे मास्टर साहब कहे कि अंतिम 2 दिन और है, पैसों का इंतजाम करके फॉर्म भर दो, नहीं तो परीक्षा नहीं दे सकोगे। और चुप होकर वहीं पर वह बैठ गया। थोड़ी देर तक घर का वातावरण में सन्नाटा छाया रहा। धीरे धीरे समय बोझिल होने लगा था, लेकिन श्याम सुंदर से किसी को यह कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि चंदा बहन की पाती पड़े। लेकिन शिव मंगल यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि बुआ ने पाती में क्या लिखा है। फिर भी उस चुप्पी को शिव मंगल ने ही तोड़ा और साहस बटोरकर पिता श्याम सुंदर से कहा, बुआ की पाती पढ़िए ना, हम सब सुनने के लिए बैठे हैं। इतना सुनकर श्याम सुंदर अपने दर्द के जाल से बाहर निकला और धड़कते दिल से चंदा बहन की पाती को पढ़ने लगा। इधर आपस की बातों में किसी को भी यह ध्यान नहीं रहा कि दशाएं बढ़े मिस्त्री कहाँ कब वहां से चला गया था। अतः श्याम सुंदर चंदा की पाती को पढ़ने लगता। बड़े भैया की प्रणाम, आगे सब हाल समाचार ठीक है। बहुत सालों से आपकी खबर नहीं मिलने से चिंता रहती है। रात दिन मैं आप सबको याद करती रहती हूँ। आप सब कैसे हैं? गांव की बेटी शहर में गुम हो गई भैया जी। मैं मन का मन में ही रखती हूँ, लेकिन कहते हैं कि भगवान संजोग बना देता है, सो प्रभु ने मेरी सुन ली। हमारे गांव के ही दशरथ बढ़ई काका घर का टूटा हुआ दरवाजा बनाने हेतु मेरे घर आए थे। एन उसी वक्त पड़ोस दीदी भी बढ़ई में से अपने अलमारी बनवाने के खातिर मेरे घर आई थी और वहाँ पर बढ़ई मिस्त्री से मोल भाव करके अलमारी ठीक करने के लिए राजी कर ली थी। तब मुझे देखकर पड़ोसन दीदी ने कहा, अरे चंदा, दरवाजा ठीक करने के बाद मिस्त्री जी को मेरे घर भेज देना। मैंने कहा, ठीक है दीदी, काम खत्म करने के बाद बढ़ई मिस्त्री को तुम्हारे घर भेज दूंगी। और चाय की प्याली पड़ोसन दीदी के हाथ में देते हुए मैं भी बोली, परेशान न हो दीदी। और फिर जब हम दोनों के साथ बढ़ई मिस्त्री भी चाय पीने लगा, तब मैंने चाय पीते हुए बढ़ई मिस्त्री जी आप कहाँ से हो? क्योंकि आपकी भाषा मेरे गांव की तरफ की लगती है। काम करते करते बढ़ई मिस्त्री ने मेरी बात सुनकर अपना सिर उठाया और मुझे बहुत गौर से देखा। फिर कहा, बिटिया हम बाहर गांव से आए हैं, पेट की मार गांव छोड़ा दिया, सो हम कमाने शहर आ गए और बाकी बीवी बच्चा परिवार सब गांव में ही है। बूढ़े माँ बाप का देखभाल कैसे होता, सो हम परिवार को गांव में ही छोड़ आए हैं और हम यहाँ से अपना कमाई घर भेजते हैं। बस जिंदगी चल रहा है बिटिया। और इतना कहकर बढ़ई मिस्त्री चुपचाप चाय पीने के बाद चाय की प्याली पास के नल से धोकर वहीं बगल में सरका दिया। फिर अपने काम में लकड़ी छीलने में लग गया, किंतु मेरे मन में हलचल मचा दिया। सच पूछो तो भैया, मैं मन में बोली कि यह मिस्त्री तो मेरे गांव का ही लगता है। जब थोड़ा और दिमाग पर जोर दिया तो मुझे लगा कि यह तो वो टोला के दुलरिया के बाबूजी दशई बढ़ई हैं।
यह है ना भैया दुलरिया मेरी सखी बहिनपा थी, याद आ रहा है ना? सबसे पहले उसकी ही शादी हुई थी, तब मेरे घर में सुदमिया भाभी आई थी। फिर पाती पर धीरे से आंसू का बूंद टपका और शब्दों को धुंधला दिया, लेकिन चंदा का कलम रुका नहीं, चलता रहा। वह आगे लिखती है, भैया जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यही बढ़ाई काका को वो ही है, तब मुझे लगा कि हाँ हाँ यह दुलारी के